बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मॉल पे बैक के प्लेटफॉर्म पे मैं इस वक्त हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इरफान, जो कि हमारी ईमेड के लिए एक एसेट है और फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में ईमेड के जनरल सेक्रेटरी हैं और फ्रंट लाइन फाइटर्स में हैं, जिन्होंने कोविड का 2 साल से जो मुकाबला कर रहे हैं जो लोग, और पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं और एक बहादुरी के साथ अपना नाम लिखवा रहे हैं कोविड-19 की हिस्ट्री में। इरफान, वेलकम आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज हम आपको कुछ क्वेश्चंस करना चाहेंगे कोविड-19 की वैक्सीनेशन के बारे में, क्योंकि लोगों के डिफरेंट तासुरात हैं, कुछ वहम हैं, कुछ खौफ हैं इसके बारे में। तो इरफान, सबसे पहले आप ये बताइए कि वैक्सीन क्यों जरूरी है कोविड-19 के लोगों के लिए? जी सर, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया कि वैक्सीन जरूरी क्यों है, क्यों हम इतना जोर देते हैं और गवर्नमेंट भी इतना जोर देती है कि वैक्सीन लगाएं। इसकी सबसे बड़ी वजह जो वैक्सीन की है वो ये है कि जब तक 70 to 80% लोग वैक्सीनेटेड नहीं होंगे, इसकी हम वेव कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी फर्स्ट वेव आई, सेकंड आई, थर्ड आई, फोर्थ आ जाएगी, फिफ्थ आ जाएगी, सिक्स्थ आ जाएगी, तो ये वेव का सिलसिला चलता रहेगा और ये उस वक्त तक कंट्रोल नहीं हो सकता जब तक हम वैक्सीनेट नहीं होंगे। वैक्सीनेशन समझ लें कि ये वायरस डिपेंड करता है इंसान के ऊपर। अगर एक इंसान को वैक्सीनेशन नहीं हुई, उसके अंदर वायरस जाएगा, वो डिवाइड रीडिवाइड अपनी मिकदार बढ़ाएगा और उसको बीमारी में मुब्तला कर देगा और वो शख्स फिर आगे और लोगों को बीमारी में मुबेगा। अब ये चेन हमने रोकनी है और इस चेन को रोकने का वाहद हल जो है वो हमारे पास वैक्सीन के बगैर हम इस चेन को बिल्कुल रोक नहीं सकते। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वैक्सीन हो। फर्ज करें एक शख्स को कोविड हो भी गया, तो आगे वो जितने लोगों से मिले वो सारे वैक्सीनेटेड होंगे, उनमें वायरस जाते ही खत्म हो जाएगा और बीमारी आगे फैलेगी नहीं। तो ये हमारा मकसद है कि ये चेन जो है, ये एक शख्स से जो दूसरे शख्स में वायरस लगता है, इसको हम ब्लॉक कर सकें, इसको किसी जगह पे रोक सकें, ताकि ये थर्ड वेव के बाद फोर्थ वेव ना आए या फिफ्थ वेव ना आए और हमारे लिए ये थर्ड वेव ही लास्ट वेव हो और हम कोरोना फ्री पाकिस्तान में रह सकें। एक्सीलेंट। मेरे ख्याल में पब्लिक के लिए एक बहुत जबरदस्त मैसेज दिया आपने इरफान। अच्छा इरफान, ये बताइए कि ये एक तासुर है लोगों में कि ये जो वैक्सीन है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, उसके लिए खतरा है, इसके बारे में आप क्या कहें? बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि मेजॉरिटी लोग ये करते हैं कि जी वैक्सीन कोई चीजें हमारे जिस्म के अंदर तब्दीलियां पैदा कर देगी। कुछ के नजदीक ये है कि जी भांजपन कर देगी, कुछ के नजदीक है जिनसी कमजोरी कर देगी, कुछ के नजदीक पिछले दिनों वायरल हो रही थी कि 2 साल बाद सारे ही मर जाएंगे जिनको वैक्सीन लगाई है। इस तरह का कोई इशू नहीं, कोई किसी किस्म का इस तरह का इशू नहीं। ये वैक्सीन ने एक ही काम करना है कि एंटीबॉडीज बनानी है इस बीमारी के अगेंस्ट। यानी जो कोविड SARS-CoV-2 वायरस है, कोरोना फैलाने वाला वायरस है, इसके अगेंस्ट मुदाफती निजाम क्या है? एंटीबॉडीज है या बी और टी मेमोरी टी सेल्स है, उनको एक्टिवेट करना है। यानी कि उनको तैयार अपनी फौज को चाको चौबंद करना है कि जब भी ये वायरस आए आते ही मार दे। जितनी देर तक फौज आपके अंदर, जो मुदाफती निजाम है ये आपकी फौज है, जितनी देर तक वो चाको चौबंद ना बैठी होगी, उसे अपने दुश्मन का नहीं पता होगा, तो वो मुकाबला नहीं कर सकती। बस ये वैक्सीन अंदर जाके इनको अपने दुश्मन की पहचान करवाती है कि ये आपका दुश्मन है, जब भी आपके जिस्म में आए आपने इसको दुश्मन समझ के उसी वक्त तबाह बर्बाद कर दें। तो ये काम वैक्सीन का है। अब बताएं कि जब उसने काम ही ये करना है, अपने मुदाफती निजाम को अलर्ट करना है, तो किसी दूसरे हिस्से पे ये कैसे इफेक्ट कर सकती है? ना उसके रिसेप्टर है किसी हिस्से पे, ना वो कुछ चीज कर सकती है, ना ये बांझपन करेगी, ना जिनसी कमजोरी करेगी, ना बच्चों में कोई तब्दीली लाएगी, ना बड़ों में, ना बूढ़ों में, और ना ये कि जी 2 साल बाद सारे एक्सपायर, कुछ नहीं होना। ये कोई नुकसान नहीं है। इसका एक ही काम है कि मुदाफती निजाम पैदा करना है और उसको बचाना, इसके अलावा कोई काम नहीं। सही। अच्छा इरफान, ये डिफरेंट वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, साइनोफॉर्म, साइनोवैक, मतलब, और आप बेहतर समझते हैं इसको,
तो ये जो डिफरेंट वैक्सीन्स हैं, इन सारों का एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये क्या बॉडी में कोई डिफरेंट तरीके से जाके एक्ट करती हैं? सिर्फ एक्ट डिफरेंट तरीके से जाके करेंगी, एंड रिजल्ट एक ही है। हर वैक्सीन, आप पाकिस्तान में 4 किस्म की वैक्सीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मिल रही है। साइनोफार्म है, साइनोवैक है, एस्ट्राजेनिका और अब फाइजर की वैक्सीन है। ये 4 सही। वैक्सीन है। इनका एंड रिजल्ट, यानी कि एंड रिजल्ट क्या है? मुदाफती निजाम को एक्टिवेट करना, मुदाफती निजाम को आगाह करना कि वायरस कैसे एंटर जब होगा तो वो कैसा हो, और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना और उसके अगेंस्ट मेमोरी बी सेल टी सेल बनाना, यानी कि मुदाफती निजाम को स्ट्रॉन्ग करना उस एंटीजन के अगेंस्ट, कोरोना वायरस के अगेंस्ट। तो एंड रिजल्ट तो सबका यही है, मैकेनिज्म डिफरेंट है। मैकेनिज्म क्या है? फर्स्ट करें साइनोफार्म और साइनोवैक, जो चाइनीज वैक्सीन है, जो मेरा ख्याल है हमारी मेजोरिटी आबादी को लगी है। वो क्या चीज है? वो डेड वायरस है, इनएक्टिवेटेड वायरस है। ऐसा वायरस है जो किसी किस्म की बीमारी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। जो बीमारी पैदा करने वाला मादा है वो उससे निकाल लिया जाता है और वो जिस्म में इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब जारी बात है, उस वो है तो वायरस ही, उसके बाहर वो उसके जो स्पाइक प्रोटीन, जो उभार हम देखते हैं कोरोना वायरस के इर्द गिर्द और उसकी आउटसाइड सरफेस के बाहर, वो उसमें मौजूद होता है। लेकिन जो अंदर सेल के अंदर जो मादा है जो बीमारी पैदा करेगा, जिसको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, वो नहीं होता। अब वो जब जिस्म के अंदर जाएगा तो उस वो तो मरा हुआ है, वो तो एक डेड वायरस है, वो तो एक इनएक्टिव वायरस है, वो बीमारी पैदा नहीं कर सकता। लेकिन जब जिस्म का मुदाफती निजाम उसको देखेगा तो वो उसको कहेगा कि ये कोरोना वायरस इसी तरह का, वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देगा, वो उसके अगेंस्ट बी सेल और टी सेल को एक्टिवेट कर देगा, और वो इतने एक्टिवेट हो जाएंगे कि इस तरह का इससे मिलता जुलता वायरस जो ओरिजिनल होगा वो एंटर होगा, एंटीबॉडीज आते ही उसको तबाह बर्बाद कर देंगे, आते उसके ऊपर अटैक कर देंगे। ठीक है, तो ये है कि एक इनएक्टिवेटेड वायरस इंट्रोड्यूस किया जाता है जो बीमारी पैदा नहीं करता, लेकिन हमारे मदाफती निजाम में आगाही पैदा कर देता है और उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है और उसको एक्टिव कर देता है, ताकि दोबारा कभी ओरिजिनल वायरस हो तो वो उसको पहचान सके और उसको उसी वक्त मार सके। तो ये तो आगे साइनोफार्म और साइनोवैक। अब फाइजर की रिसेंटली मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है जो कि हमारे पास आई है और अनकरीब लगनी शुरू हो जाएगी। ये एक मैसेंजर आरएनए, ये मैसेंजर आरएनए जिस्म के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, ये स्पाइक प्रोटीन बना देता है, और जो स्पाइक प्रोटीन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं, और यही स्पाइक प्रोटीन एग्जैक्टली वायरस के बाद बाहर भी होती हैं, और यही स्पाइक प्रोटीन जो सार्स-कोव-2 वायरस है जो कोरोना वायरस काज करता है उसके बाहर भी होती हैं। तो इस वजह से जो मदाफती निजाम है उसको इस प्रोटीन के मतलब आगाही आ जाती है। जब दोबारा वायरस ओरिजिनल एंटर होगा वो उसी वक्त स्पाइक प्रोटीन को पहचान लेंगे, इस वायरस को पहचान लेंगे और इसको तबाह कर देंगे। तो ये मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है। और कुछ जो एस्ट्राजेनिका हमारे यूज हो रही है, या स्पुतनिक 5 आई थी, तो ये वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन। इसमें क्या है कि मुख्तलिफ बीमारियों, दूसरी बीमारियों के वायरस वो लेके और उसके अंदर जो जेनेटिक मटीरियल है वो कोविड का डाल देते हैं, और वो जेनेटिक मटेरियल इसी तरह सिर्फ चंद स्पेसिफिक प्रोटीन जो कि कोरोना वायरस की है और जो हार्मफुल नहीं है, वो जो सिर्फ उसको उसकी जान पहचान हमारी इम्यूनिटी में करवाएगी, वो प्रोड्यूस कर देती है। वो जब जिस्म के अंदर एक माइक्रोफेजी सेल होते हैं वो उसको ले लेते हैं और उनके अगेंस्ट स्पाइक प्रोटीन बन जाती है, और उस स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज भी बनती हैं, बी सेल टी सेल सारे आ जाते हैं और उसको तबाह कर देते हैं। और एक तो उसको तबाह कर देते हैं, दूसरा उनके अंदर एक शऊर आ जाता है, उनके अंदर एक मेमोरी में चीज आ जाती है कि ये हमारा दुश्मन है, जब भी इससे मिलता जुलता वायरस हमारे जिस्म में आएगा हम उसको तबाह बर्बाद कर देंगे, और इस तरह हमारे जिस्म में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो मैकेनिज्म थोड़े थोड़े मुख्तलिफ है, एंड रिजल्ट जो है वो सारी की सारी वैक्सीन का एक ही है, वो है कि कोरोना वायरस को एंटर होते ही खत्म। अच्छा, जो मैं समझा हूँ आपकी बात से, वो ये कि लोगों को जो भी वैक्सीन अवेलेबल हो वो इसको लगवा का रिजल्ट सबका बहुत अच्छा है। ऐसे बहुत ही अच्छी बात की, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी कि जिन्होंने बाहर जाना है, मिसाल के तौर पर हमारे मोस्टली पाकिस्तानी सऊदी अरब में जॉब करते हैं, ठीक है, उन्होंने बाहर जाना है और या यूके में जाना है, तो उनके लिए थोड़ा सा इशू आता है कि उन्हें चाहिए कि वो एस्ट्राजेनेका या फाइजर की वैक्सीन लगवाएं। वो इस वजह से
कि एक तो वो WHO से, खैर WHO से सारी रिकॉग्नाइज है, सिर्फ उसका एडवांटेज ये है कि सऊदी अरब और यूके ने वो उस वैक्सीन को मानता है। अगर वो वैक्सीन लगवाई है तो वो आपको क्वारंटाइन नहीं करेंगे, वो चीज मुदाफती निजाम वही है। लेकिन जारी बात है, ओवरसीज पाकिस्तानी है, आपने जॉब के लिए बाहर भी जाना है, जिन्होंने जॉब के लिए बाहर जाना है उनको मेरा मशवरा होगा कि वो एस्ट्राजेनिका या फाइजर की वैक्सीन लगाएं। इसी तरह जिन्होंने उम्रे के लिए जाना है वो भी एस्ट्राजेनिका या फाइजर की वैक्सीन लगाएं। अब हज पे तो हमारी बदकिस्मती है कि इस दफा कोई भी फॉरेन नहीं जा सकता, सिर्फ सऊदी अरब के रेजिडेंट करेंगे, इस वजह से उसका तो कोई इशू नहीं है। इस वजह से जिन्होंने जो ओवरसीज पाकिस्तानी है हमारे, जो बाहर के मुल्कों में जॉब कर रहे हैं, वो फाइजर और एस्ट्राजेनिका लगाएं, सिर्फ इस वजह से कि जिन मुल्कों में उन्होंने जाके नौकरी करनी है वो इस वैक्सीन को मानते हैं, और इसकी कोई वजह नहीं। अदरवाइज अगर मुदाफती निजाम है तो वो चारों जो वैक्सीन है वो मुदाफती निजाम पैदा करती हैं, चारों वैक्सीन इफेक्टिव है, 19-20 का इनमें फर्क है, अदरवाइज चारों मुदाफती निजाम को करती हैं। जिन्होंने कहीं नहीं जाना, जो पाकिस्तान में नौकरी करते हैं, उनके लिए चारों इक्वल हैं। वो बिल्कुल आपकी स्टेटमेंट ठीक है, वो जो वैक्सीन उनको अवेलेबल है, जो वैक्सीन उनको मिलती है वो। सही। अच्छा डॉक्टर इरफान, एक आपका कुछ तासुरात उन लोगों के लिए, कोई हदायत उन लोगों के लिए जो एक मतलब एक खामखा का खौफ या वहम रखते हैं, आप ये बताइए कि जो लोग वैक्सीनेशन पे बिलीव नहीं कर रहे या नहीं करवाना चाह रहे, उनको आप बताइए कि इससे पाकिस्तान का क्या नुकसान है वैक्सीनेशन ना करवाने। बहुत अच्छा सर, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन, एक कोर क्वेश्चन कर लिया कि आजकल हमारी बदकिस्मती देखें कि अगर आपने गाड़ी ठीक करवानी हो तो मैकेनिक्स के पास जाते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने हमसाये को कहा हो कि यार मेरी गाड़ी का मोबिलर चेंज कर दो, मेरी गाड़ी में गियर का मसला है, ये कर दो, कभी नहीं हुआ। बाल कटाने हो, कभी हमने नहीं कहा कि यार ये मेरे बाल काट दो, हम बार्बर के पास जाते हैं, फीमेल ब्यूटिशियन के पास जाती हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं। अब वो सारे काम जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के हैं, वो तो आप मशवरा लेने के लिए जा रहे हैं एक्सपर्ट के पास, और जब वैक्सीन की बारी आती है तो हमसाये से पूछ रहे हैं, रिश्तेदार से पूछ रहे हैं, एक ऐसे शख्स से पूछ रहे हैं जो कभी जिंदगी में कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की शक्ल नहीं देखी, जो पढ़ा ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है। आप मुझे बताएं कि अगर एक हेल्थ से रिलेटेड है तो आप डॉक्टर से पूछें। वो हमारी अवाम की बदकिस्मती कह लें या शऊर की कमी कह लें कि वो अपने हमसाये से पूछ रहे हैं कि यार वैक्सीन लगा लूं कि ना लगाऊं। वो एक अनपढ़ से पूछ रहे हैं जो कभी कॉलेज में या स्कूल में नहीं कि यार वैक्सीन लगा, उस बेचारे को क्या पता। उसके तो ज़हन में जो आना लगा, नहीं 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 वैक्सीन नहीं लगवानी, ये तो बड़ी नुकसानदेह है, ये तो हमारे खिलाफ साजिश है, ये तो बिल गेट्स ने कोई चिपें दी हुई हैं जो हमारे जिस्म में एंटर हो जाएंगी, हम वो हमें इससे कंट्रोल कर लेगा। तो अगर बिल गेट्स ने कंट्रोल करना होता अपनी बेगम को ना चिप लगा के कर लेता, उसकी बेगम तो उससे तलाक ले गई है और वो आपको चिप लगा के वैक्सीन पे कंट्रोल कर लेगा। ये सारे खाम ख्याली फजूल। अगर आपने मशवरा लेना है तो क्योंकि ये हेल्थ से रिलेटेड है, आप किसी डॉक्टर से मशवरा, जो आपका डॉक्टर है, जो आपका फैमिली फिजिशियन है, जो आपका कंसल्टेंट डॉक्टर है, कोई आपका रिलेटिव डॉक्टर है, उससे मशवरा दें। जो वो मशवरा देता है मान लें, और यकीनी तौर पे वो आपको यही मशवरा देगा कि जो वैक्सीन अवेलेबल है जितनी जल्दी हो सके इसको लगवाएं और इस बीमारी से छुटकारा हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान, आपने कोविड के बारे में ये सारी बात की। मैं आखिर में एक आपसे ईमेट के बारे में भी कुछ पूछना चाहूंगा कि आजकल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं फाइनल ईयर फोर्थ ईयर के, वो एक बड़े जज्बे के साथ दोबारा से अपनी स्टूडेंट्स काउंसिल बनाना चाह रहे हैं। तो एज जनरल सेक्रेटरी आपका क्या प्लान है ये आने वाले दिनों में? बल्कि इस वक्त जो सिचुएशन है, हमें बहुत स्ट्रॉन्ग कोर कमेटी ऑफ ईमेट की जरूरत है। हमें स्टूडेंट की एक ऐसी मैसिव कमेटी की जरूरत है, मैसिव स्टूडेंट और जज्बे से भरपूर स्टूडेंट की जरूरत है जो लोगों में शऊर पैदा कर सके, जो मिसकंसेप्शन को दूर कर सके। अब जारी बात है, हमें वैक्सीन के लिए भी लोगों की आगाही बहुत जरूरी है। तो अगर हमारे स्टूडेंट एक्टिव होंगे, नॉलेज रखेंगे, वो आप एक कैबिनेट बनी होगी, एक प्रेसिडेंट होगा, जनरल सेक्रेटरी होगा, सारा उसके अंडर काम कर रहे होंगे सारे, और हमारी सपोर्ट होगी, तो वो एक एक घर जाके एक एक रिश्तेदार को, एक एक दोस्त अपने को, सबको बताएंगे वैक्सीन के बारे में।
कोविड से बचाव के तरीके बताएंगे। इसी तरह मुख्तलिफ बीमारियां, अब जाहिर बात है जो बीमारियां जितनी भी आ रही हैं उनका इलाज कम ही है। कोविड है, इसका इलाज बड़ा लिमिटेड है, डेंगू है, इसका इलाज बड़ा लिमिटेड, तो इसके लिए सिर्फ आगाही चाहिए कि कैसे कोरोना से बचना है, कैसे डेंगू से बचना है, कैसे इन्फेक्शियस डिजीज। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि ईमेड के सारे मेंबरान आगे हैं, फ्रंट लाइन पे आए, मुल्क को उनकी जरूरत है, कौम को उनकी जरूरत है, ये घर घर जाएं, मुख्तलिफ जगह पे सेमिनार करें, लोगों को इकट्ठा करें, कोई कैंप लगाएं, वहां पे लोगों को शऊर दें। तो ये सारे के सारे शऊर की गेम आ गई है, काउंसलिंग की गेम आ गई है, और ये स्टूडेंट से बेहतर कोई काउंसलिंग नहीं कर सकता। उनमें जज्बा भी है, उनमें पावर भी है, उनमें शौक भी है, और उनमें सोसाइटी के काम आने का एक जज्बा है। तो ये सारी चीजें करें और इनको आगे आना चाहिए, और मैक्सिमम लोगों को एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना चाहिए। मैं नहीं, अगर आपको इमेज से एतराज है किसी और में करने, देखें कि कौन काम कर रहा है, किस में आप इजी हैं। अगर आप देखते हैं कि इमेज काम कर रही है, ये एक्टिव है, इनको रहनुमाई भी हासिल है डॉक्टर्स की, और ये हमें एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, तो आप जरूर इमेज को ज्वाइन करें, इमेज का पार्ट बने, और जो इमेज का पार्ट बन चुके हैं वो फ्रंट लाइन पे आके काम करें। यही काम आगे का, इसी काम की आगे आपको हेल्प मिलेगी, आपके कैरियर बनेगा। और खासकर बल्कि मैं बताता चलूं, अब तो जितनी जगह भी आप जॉब लेने जाएंगे किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में, तो वो सबसे पहले कहेंगे सोशल वर्क क्या किया, किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर सोशल वर्क, तो वो आपके कैरियर में भी सूटेबल होगी, आपका कैरियर भी बन जाएगा, दुखी इंसानियत की खिदमत भी हो जाएगी, और जिस मकसद के लिए आपके पेरेंट्स ने आपको डॉक्टर बनाया वो भी पूरा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इरफान। आई एम फुली होपफुल कि आपकी लीडिंग क्वालिटीज के साथ स्टूडेंट्स यकीनन एक बेहतर परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, और आपकी बातों से यकीनन डॉक्टर्स को भी और पब्लिक को भी फायदा होगा इसका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग सच अ गुड इनिशिएटिव। बल्कि मैं बड़ा दाद दूंगा कि आजकल सारी सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट है, पूरी कौम ही हमारी सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट है। इंफॉर्मेशन का वह सोर्स अब सोशल मीडिया, अब कोई चैनल नहीं देखता, कोई अखबार नहीं पढ़ता, तो आपने बहुत अच्छा कदम किया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।